नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यरमता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश की 8वीं विधानसभा के बजट सत्र में गत 20 फरवरी को दिल्ली के मालवीय नगर में पूर्वोत्तर की 3 महिलाओं के साथ हुए नस्लीय भेदभाव की कड़ी निंदा की। कतर एयरवेज की उड़ानों से दोहा में फंसे लगभग 1000 भारतीय पिछले 3 दिनों में भारत लौटे। सरकार ने पश्चिमी एशिया संकट के बीच प्रमुख क्षेत्रों के लिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया। सरकार ने बताया कि अब तक 87 करोड़ 30 लाख महिलाओं में सर्विकल कैंसर की जांच की जा चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने पश्चिमी एशियाई देशों में 12 से 16 मार्च के बीच होने वाली कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आहार अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेले के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया। बीसीसीआई ने आईसीसी T20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के लिए 131 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। अरुणाचल प्रदेश की 8वीं विधानसभा के बजट सत्र में गत 20 फरवरी को दिल्ली के मालवीय नगर में पूर्वोत्तर की 3 महिलाओं के साथ हुए नस्लीय भेदभाव की कड़ी निंदा की। कई विधायकों सहित पर्यटन राज्य मंत्री श्री पीडी सोना द्वारा इस घटना को असहनीय, दुखद एवं अपमानजनक बताया। सदन ने देश को पूर्वोत्तर के लोगों के उन योगदानों की याद दिलाई जो उन्होंने सीमाओं की रक्षा करने और खेल, शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में देश का नाम रोशन करने में दिए हैं। सदन ने यह संकल्प लिया कि वो पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को एकजुट कर पीएमओ तथा गृह मंत्रालय से एक नस्ल विरोधी कानून एंटी रेसिज्म एक्ट लाने का आग्रह करेगा, ताकि दोषियों को कड़ी सजा देने के साथ ही भविष्य में भेदभाव की ऐसी घटना को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। कतर में भारतीय दूतावास ने बताया है कि दोहा में अल्पकालिक यात्रा पर फंसे लगभग 1000 भारतीय पिछले 3 दिनों में कतर एयरवेज की उड़ानों से भारत लौट चुके हैं। दूतावास के अनुसार कतर एयरवेज आज दिल्ली, मुंबई और कोच्चि के लिए 3 उड़ानें संचालित करेगी। साथ ही बताया कि सऊदी वीजा का अनुरोध करने वाले यात्रियों के मामलों को भी देखा जा रहा है। पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए प्राकृतिक गैस के उत्पादन को विनियमित करने, आपूर्ति बनाए रखने, समान वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार घरेलू पाइपलाइन, प्राकृतिक गैस आपूर्ति, परिवहन के लिए सीएनजी, एलपीजी उत्पादन, पाइपलाइन, कंप्रेसर ईंधन और अन्य आवश्यक पाइपलाइन परिचालन आवश्यकता वाले क्षेत्रों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में प्राथमिकता दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि आपूर्ति को पिछले 6 महीनों की औसत गैस खपत के 100% परिचालन उपलब्धता के अधीन बनाए रखा जाएगा। आदेश में कहा गया है कि उर्वरक संयंत्रों को पिछले 6 महीनों की औसत गैस खपत के 70% के बराबर प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। गैस विपणन संस्थाएं यह सुनिश्चित करेंगे कि राष्ट्रीय गैस ग्रिड के माध्यम से आपूर्ति किए जाने वाले चाय उद्योग, विनिर्माण और अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं को पिछले 6 महीनों की औसत गैस खपत के 80% के बराबर गैस की आपूर्ति बनी रहे। आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी शहरी गैस वितरण संस्थाएं यह सुनिश्चित करेगी कि औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए जाने वाली गैस उनकी पिछले 6 महीनों की औसत गैस खपत का 80% हो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने प्रमुख औषधि घटकों के आयात पर भारत की निर्भरता कम करने और घरेलू उत्पादन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान श्री नड्डा ने बताया कि थोक दवाओं के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना का उद्देश्य प्रमुख प्रारंभिक सामग्री, औषधि, मध्यवर्ती और सक्रिय औषधि घटकों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है। ये योजनाएं 2028-29 तक लागू रहेगी। श्री नड्डा ने बताया कि पिछले 4 वर्षों में 33 दवाओं से संबंधित 48 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि कुछ ठोक औषधियों का पहले बड़े पैमाने पर आयात किया जाता था, लेकिन अब इनका निर्माण घरेलू स्तर पर किया जा रहा है और निर्यात भी शुरू कर दिया गया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का समय आ गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1947 के शरिया कानून के प्रावधानों को मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण बताते हुए निरस्त करने की याचिका को एक अच्छा मामला बताया और कहा कि इस पर केवल विधायिका को ही विचार करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति और महादेवन की पीठ ने कहा कि शरिया उत्तराधिकार कानून को निरस्त करने से एक कानूनी शून्य उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम उत्तराधिकार को नियंत्रित करने वाला कोई वैधानिक कानून नहीं है। सरकार ने बताया कि अब तक 87 करोड़ 30 लाख महिलाओं में सर्विकल कैंसर की जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस कैंसर से निपटने के लिए 14 वर्ष तक की लड़कियों के लिए सरकारी केंद्रों में देशव्यापी HPV टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। श्री जाधव ने कहा कि यह अभियान आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल और सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में चल रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने पश्चिम एशियाई देशों में 12 से 16 मार्च के बीच होने वाली कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा को स्थगित कर दिया है। CBSE ने एक अधिसूचना में बताया कि इन देशों में मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने और छात्रों के मानसिक तनाव को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। यह स्थगन बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में CBSE से संबद्ध विद्यालयों पर लागू होगा। शनिवार को स्थगित की फिर से समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद 16 मार्च को निर्धारित शेष परीक्षाओं के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने कक्षा 8 भाग 2 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड को वापस ले लिया है, जिसमें हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका शीर्षक वाला अध्याय 4 शामिल था। आज सुबह माफी मांगते हुए NCERT ने कहा कि पूरी पुस्तक वापस ले ली गई है और अब उपलब्ध नहीं है। NCERT के निदेशक और सदस्यों ने उक्त अध्याय 4 के लिए बिना शर्त माफी मांगी है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में आहार, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेले के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन संयुक्त रूप से 10 से 14 मार्च तक इस मेले का आयोजन कर रहा है। संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इस तरह की प्रदर्शनियों से भारत को मुक्त व्यापार समझौतों से मिले अवसरों का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि भारत आज विश्व का 7वां सबसे बड़ा निर्यातक है। श्री गोयल ने कहा कि कृषि और समुद्री उत्पादों में देश के किसान और मछुआरे लगभग 5 लाख करोड़ रुपए के उत्पादन निर्यात करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इटली को पहली बार मेले में भागीदार देश बनाया गया है। उद्घाटन समारोह में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने बताया कि आम जनता के लिए प्रदर्शनी 13 मार्च की शाम से अगले दिन तक खुली रहेगी। उन्होंने ये कहा कि आज स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिक्टेनस्टीन और आइसलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते को 2 साल पूरे हो गए हैं। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक व्यापार समझौते देश के किसानों, मछुआरों और लघु तथा मध्यम उद्यमों के लिए नए अवसर खोलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पिछले 3.5 वर्षों में हुए 9 मुक्त व्यापार समझौतों से 38 विकसित और समृद्ध देशों में भारतीय निर्यातकों के लिए व्यापार बाजार अवसर उपलब्ध हुए हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत एक आकर्षक निवेश गंतव्य बन गया है। इससे भारतीय व्यवसायों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत होने में मदद मिल रही है। भारत में इटली के राजदूत एंटोनियो बार्टली ने कहा कि भारत ने व्यापार बाधाओं को कम किया है। इससे अधिक से अधिक कंपनियों को देश में आने, व्यापार करने और निवेश करने का अवसर मिल सकता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने ICC T20 विश्व कप जीतने वाले भारतीय टीम के लिए 131 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की है। BCCI सचिव देवजीत सुखुइया ने बयान में कहा कि पुरस्कार सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाले विजेता टीम के 15 खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और अन्य सहायक कर्मचारियों के बीच बांटा जाएगा। उन्होंने कहा कि सहायक कर्मचारियों के बीच सटीक वितरण पदानुक्रम के अनुसार तय किया जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने विशेष कार्यक्रमों की नई श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर मंगला कपूर से बातचीत प्रसारित करेगा।
साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में योगदान के लिए प्रोफेसर मंगला कपूर को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। यह पॉडकास्ट आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन एयर ऐप और न्यूज ऑन एयर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 9:10 पर होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।